कोर्ट है, जमानत हुई, सजा का आदेश निलंबित हो गया, हमको फिर से पद पे बहाल किया गया, फिर से चुनाव लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अधिकृत किया गया। हमारी अपील जो हाईकोर्ट में है उसकी सुनवाई चल रही है। अब पूरी ताकत लगा करके ये सरकार नीचे से ऊपर तक हमको मिटा देने के लिए, हमारा अस्तित्व खत्म कर देने के लिए, गाजीपुर के चुनाव में उनको पता है कि अब जाल अंसारी या उनके परिवार का कोई भी खड़ा रहेगा तो गरीब उसके पक्ष में हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को स्पष्ट करने की कोशिश हो रही है। हम आपके बीच में इस संकट के समय आपसे गुहार करने आए हैं। इस लड़ाई में मेरा सहयोग कीजिए। जिनके कानों तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, मेरी बातों को उनके कानों तक पहुंचाइए। इन जुल्मियों से लड़ने के लिए हम अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। इनके सामने घुटना टेकने वाले नहीं है। उनको वोट पड़ेगा। गोरखपुर से लेकर के बलिया, गाजीपुर, बनारस तक इस अंतिम चरण में गाजीपुर लोकसभा सीट पर भी मतदान होना है। और इस दौरान जो राजनीतिक दल है या जो मोर्चा बना है तो अपने अपने मोर्चे के कैंडिडेट के लिए सभी साथी इस तरह के मीटिंगों के माध्यम से जनता के बीच में अपने चुनाव के मुद्दे को बता रहे हैं। आज इंडिया गठबंधन की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। हम लोग थोड़ा विलंब से आए, इसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। 12 बजे तक का समय यहाँ मीटिंग के लिए निर्वाचन आयोग में व्यवस्था देखने वालों की तरफ से मिला है। हम अपनी बात उस समय के अंदर ही आपके बीच में रखना चाहते हैं। बहुत कड़ी धूप है और फिर भी आपका साहस है, हम आपके आभारी हैं। इतनी बड़ी संख्या में गांव के स्तर पर की मीटिंग, अगर इस मीटिंग को किसी तहसील मुख्यालय पर या जिला मुख्यालय पर लगा दिया जाए तो बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों की अवकाश है। इतनी बड़ी तादाद में महिलाएं आई हुई हैं, नौजवान साथी खड़े हैं। हम आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं कि आप लोगों में इस चुनाव के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए जो एक भाव है, एक विश्वास है, एक समर्थन की भावना है, वही भावना खींच के आपको लाई। मैं चुनावी मुद्दे पर बात करना चाहता हूं। 2014 में जब श्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे करके भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो जनता के बीच में कुछ वादे किए गए। और आज 10 साल हो गया मोदी दिल्ली में सरकार में बैठे हैं, उनकी पार्टी और उनके नेता देश की व्यवस्था चला रहे हैं। आज फिर इस चुनाव में उन्हें अवसर मिले, इसका प्रयास कर रहे हैं। अपनी तरफ से 400 से ज्यादा सीटें जीत लेने का दावा भी कर रहे हैं। लेकिन जनता के बीच में आज चिंता इस बात की है कि मोदी जी ने जो कहा था उस दिशा में क्या कुछ किया 10 साल में, वही सवाल हम आज आपके बीच में रखना चाहते हैं। आप सबको याद होगा कि 2014 में कहा गया था कि महंगाई बहुत ज्यादा है इस देश में और महंगाई की मार से देश की जनता हलाकान हो चुकी है। अगर सरकार बदल दी जाएगी और मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो देश में महंगाई कंट्रोल कर ली जाएगी। आप सबको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी नेता हैं स्मृति ईरानी, जो आज भी केंद्र में मंत्री हैं। दिल्ली में सड़कों पर उन्होंने गैस के सिलेंडर को लेकर के धरना शुरू किया और उन्होंने कहा कि देखिए देश में 400 रुपए का सिलेंडर मनमोहन सिंह की सरकार बेचवा रही है और इतना महंगा सिलेंडर रसोई गैस के लिए कैसे आम जनता लेगी। अगर हमारी सरकार बनी तो हम सिलेंडर का दाम कम कर देंगे। उन्होंने कहा कि देश में 58 रुपया लीटर डीजल बिक रहा है, 65 रुपया लीटर पेट्रोल बिक रहा है। अगर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो ये डीजल और पेट्रोल और गैस के सिलेंडर की कीमत हम लोग
कम कर देंगे। देश की मुद्रा रुपए की वैल्यू संसार में डॉलर के मुकाबले 62 रुपए की थी। वो लोग इसको भी जनता को इस बात के लिए कहते घूमते रहे कि भाई 62 रुपए का देश का 62 रुपया गिनने के बाद तो $1 मिलेगा। इससे बड़ी भारत के लिए दुर्भाग्य और क्या बात है। हम लोगों को अगर अवसर मिलेगा तो हम रुपए का मूल्य डॉलर के मुकाबले बहुत मजबूत कर देंगे। उन लोगों ने ये भी कहा कि हमें मौका मिला तो हम देश में बुलेट ट्रेन चलाएंगे। वो ट्रेन की रफ्तार इतनी तेज होगी कि जहाज अगर पहले बनारस से उड़े और उसके साथ बुलेट ट्रेन चलेगी तो बुलेट ट्रेन पहले दिल्ली पहुंच जाएगी, जहाज बाद में पहुंचेगा। ये सपना दिखाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे देश में हर प्रांत में हम कम से कम 5 एम्स के जैसा हॉस्पिटल बना देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो क्वेटो जैसा एक सिटी हम बनारस बनाएंगे और 10 स्मार्ट सिटी हर राज्य में बना देंगे, जो एक दुनिया का सुंदर, जो जिसके मुकाबले पेरिस भी फेल हो जाए, ऐसा सुंदर और सारे साधनों से युक्त हम बड़े बड़े शहर बना करके देंगे। लेकिन जहां से भी शुरू कर लीजिए, आप महंगाई के सवाल पर शुरू कर लीजिए। मोदी की सरकार ने कहा था, उनकी सरकार बनने से पहले उनके पार्टी के लोगों ने कहा था कि इस देश में जो बेरोजगारी है, पढ़े लिखे नौजवान तो हैं, डिग्रियां उनके हाथ में हैं, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिला है। अगर मोदी की सरकार आएगी तो 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार दिया जाएगा, ये वादा किया गया था। ये भी वादा किया गया था कि देश में भ्रष्टाचार बहुत है। बेचारे अन्ना हजारे दिल्ली में हड़ताल कर रहे थे, अनशन पे बैठ गए कि लोकपाल की नियुक्ति होनी चाहिए। बड़ों पदों पर बैठे हुए लोग जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, चोरी, घूसखोरी, बेईमानी, कमीशनखोरी, अगर मोदी की सरकार आएगी तो ये तो खत्म हो जाएगा। कोई किसी से 1 पैसा घूस मांगने की हिम्मत नहीं करेगा। अब जनता मुंह गई कि भाई बदलाव लाना चाहते हैं। मनमोहन सिंह की सरकार से अच्छा सरकार चलाएंगे ये लोग। कुछ 400 का सिलेंडर बेच रहे हैं, ये 250 में बेचेंगे, ये 50 रुपए के नीचे पेट्रोल बेचेंगे, ये 40 रुपए के नीचे डीजल बेचेंगे। और ये हर साल 2 करोड़ जब रोजगार मिलेगा तो 5-10 साल में तो 10-20 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिल जाएगी। सबके घर का, सबके परिवार का एक सुंदर सपना होता है, वो सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन अफसोस की बात है कि 10 साल बीत जाने के बाद भी सपना पूरा नहीं हुआ, बल्कि उसका उल्टा हो गया। किसानों को कहा गया आमदनी दूनी कर देंगे, किसान की तो कमर तोड़ देंगे। आज किसान अपनी पैदावार का जो मूल्य लागत लगी है वो भी नहीं मिल पा रही। ऐसी स्थिति में फिर चुनाव और उन लोगों के द्वारा ये कहा जाना कि 400 सीट के पार हम जीतेंगे, तो भाई कैसे जीतोगे? इसका मतलब कि आप कुछ बेईमानी करने की नीयत रखते हैं। अभी जनता में चुनाव भी नहीं हुआ, वोट भी नहीं पड़ा और आप उत्तर प्रदेश की 80 में 80 सीट जीत रहे हैं। अभी कितने क्षेत्रों में कैंडिडेट भी नहीं डिक्लेयर हुआ था, तभी ये लोग कहने लगे 80 सीट जीत जाएंगे। कारण क्या था? कारण ये है कि इन लोगों ने 10 साल में कुछ किया नहीं। जनता बहुत नाराज है, इसलिए इनकी नीयत खुल्लम खुल्ला बेईमानी पर है। एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ और एक सच्चाई आपको बताना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ ही दिनों पहले एक आदेश पारित किया और उस आदेश में कहा कि भारत में निर्वाचन चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए और निष्पक्ष चुनाव के लिए जो भारत निर्वाचन आयोग का जो गठन है, जो एक स्वतंत्र संस्था है, इसमें आयुक्तों की नियुक्ति भी निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए। कैसे किया जाए उसका रास्ता बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि 3 लोग मिलकर के निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करें और जो ईमानदार हो, निष्पक्ष हो और पूरे देश में निष्पक्ष चुनाव कराए।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 3 लोग जो होंगे उनमें एक देश का प्रधानमंत्री हो और दूसरा देश में प्रतिपक्ष का जो नेता है वो होगा और तीसरा कमेटी में जो चुनाव करने वाली होगी उसमें सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा। पूरे देश ने इस फैसले को सराहा, स्वीकारा और इसको बहुत ही अच्छा फैसला माना कि अब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, देश का प्रधानमंत्री और विपक्ष का नेता ये तीनों बैठेंगे तो तय होगा कि देश में जितने ये बड़े बड़े अधिकारी हैं इनमें कौन सबसे अच्छा है, योग्य है, ईमानदार है, इस जिम्मेदारी को संभाल सकता है, उस व्यक्ति को निर्वाचन आयुक्त बनाया जाएगा और जो निर्वाचन आयुक्त बन जाए वो ईमानदारी से हर जगह व्यवस्था बना के चुनाव करा देगा। क्योंकि भारत में 3 निर्वाचन आयुक्त हैं, तो तीनों की नियुक्ति अगर इस प्रकार से होती तो देश में निश्चित रूप से निष्पक्ष चुनाव होता, इसकी गारंटी थी क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। लेकिन देखते देखते मोदी जी और उसकी पूरी सरकार परेशान हो गई। आनंद फानंद में पार्लियामेंट के सेशन बुलाए गए और पार्लियामेंट को सबसे ज्यादा अधिकार प्राप्त है। पार्लियामेंट में ये सवाल लाया गया कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है इसको पार्लियामेंट के मेंबर, ये सरकार या ये बहुमत खारिज करती है और देखते देखते सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भारत की संसद ने अस्वीकार कर दिया और एक नया कानून बना दिया। अच्छा है भाई, नया कानून बनाइए, कानून बनाने के लिए ही संसद है और इसीलिए संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस संसद को सबसे बड़ा अधिकार दिया। संसद में कानून जो बना, अब सुनिए कैसा कानून बना और क्या कानून बना। मोदी के